नमस्कार। आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 264 की बात करते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं मिथुन लग्न में गुरु की। और लग्न से चतुर्थ भाव तक गुरु स्थित हो तो क्या फल होगा, इसको हम लोग 263 अर्थात 263 नंबर पाठ में समझ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि गुरु की प्रकृति कैसी होती है और क्या क्या चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए भावाश्रय फल को समझने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और गुरु को यहाँ पंचम से समझने का प्रयास करते हैं कि मिथुन लग्न में यदि गुरु पंचम स्थान में स्थित है तो क्या फल करेगा। तो गुरु शुभ ग्रह है, पंचम स्थान में स्थित है, 2 केंद्रों का स्वामी भी है। तो गुरु के कारकत्वों की हमेशा केंद्र स्थान में स्थित हो, त्रिकोण में स्थित हो तो उसकी वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे जातक ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे, इन सारी बातों को कहेंगे, लेकिन स्थान हानि की बात को भी मानते हुए गुरु यदि पंचम में हो और जितना बलवान होता है उतना ही मेल चाइल्ड देने में कभी कभी बहुत परेशान करता है। इस चीज को हम लोग जब संतान की चैप्टर में चलेंगे आगे तो वहां ज्यादा समझेंगे। अब गुरु यहाँ स्थित है तो हायर एजुकेशन भी हमारा अच्छा होगा, परेशानियों के बाद भी हम उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ से गुरु की दृष्टि धर्म स्थान में है तो हम धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। भाग्य स्थान को देखने से हमारा भाग्य अनुकूल होगा और हम जानते हैं कि उत्तर भारत में नवम स्थान से ही पिता की बात होती है तो पिता के साथ हमारा सामंजस्य भी अच्छा होगा। और यहाँ से गुरु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर होने से अपने से बड़े जो कोई हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े मित्र हैं, हमारे बड़े शुभचिंतक हैं, हमारा बॉस हो, कार्यालय में अधिकारी हो, पदोन्नति की बात हो, सैलरी बढ़ोतरी की बात हो, ये सब एकादश से देखें तो देखते हैं कि एक तो ये अपने बढ़ोतरी का स्थान है और गुरु की दृष्टि से उस स्थान का और भी विकास होता है, या कहते हैं उस स्थान से प्राप्त होने वाले सभी फल और भी अच्छा फल करने लगते हैं यदि गुरु की दृष्टि होती है। तो जितने बातों की चर्चा की उन सभी फलों को आप लोग समझ सकते हैं कि आपको जीवन में प्राप्त होगा। अब यहाँ गुरु स्थित होकर के लग्न को दृष्टि देता तो जातक कितना शांत प्रवृत्ति का होना चाहिए, अनुशासित जीवन जीने वाला होना चाहिए। अब यहाँ से तो ही समझ में आ गया कि ईश्वर देव ब्राह्मण आदि का भक्त होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ हृष्ट पुष्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ से स्वास्थ्य की भी चिंता होती है, सुंदर आकृति प्रकृति का होना चाहिए क्योंकि गुरु की दृष्टि है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पे यदि गुरु की दृष्टि है और अपने दशा अंतर्दशाओं में ये मोटापे को भी देने वाले होते हैं। तो हमने सिर्फ संतान पक्ष के लिए यहाँ कमजोर कहा है और निश्चित रूप से 5वें से संबंधित कुछ न कुछ हानि गुरु करते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अब अगले भाव की बात कर लेते हैं कि गुरु यदि छठे भाव में स्थित हो तो क्या परिणाम देगा। अब देखिए, छठे भाव में गुरु स्थित है तो ये लग्न से छठा हो गया, इस भाव से 12वां हो गया, इस भाव से 9वां हो गया। तो लग्न और सप्तम भाव के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये कर्म के लिए अच्छा हो गया है। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन प्रारंभ करते हैं और जिन बातों को याद रखना है उसको तो हम लोग पहले ही पाठ में समझ चुके हैं कि क्या क्या बातें याद रखनी। अर्थात मैरिटल लाइफ के विषय में यदि कोई पूछेगा तो हम सशंकित होकर के आशंका रखेंगे गुरु यदि छठे स्थित है। स्वास्थ्य के विषय में यदि कोई पूछेगा तो समस्या होगी कि गुरु छठे स्थित है, दशा इसी की है, कहीं रोग तो नहीं देगा।
लेकिन जब कर्म की बात कोई पूछेगा तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कर्म स्थान को दृष्टि दे रहा है और जहां स्थित है वो कर्म स्थान का 9वां स्थान है। अब इतना समझ लेने के बाद इसकी दृष्टि से भी देखते हैं कि पंचम दृष्टि से अब कर्म स्थान को देखता है तो कर्म प्रधान इंसान होगा, बहुत ही कर्मठ होगा। अब व्यय स्थान को देखता है तो व्यय बढ़ाने वाला, सांसारिक सुख भोग को प्राप्त करने वाला और बीमार होने पर अस्पताल और किसी से लड़ाई झगड़ा होने पर अदालत या जेल जाने वाला कह सकते हैं। अब गुरु की दृष्टि धन स्थान के ऊपर है और वहीं से वाणी का विचार करते हैं। जब वाणी स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो कहा जाता है कि ऐसे जातक का वाक सिद्धि होता है, अर्थात जो बोलेंगे वो सच हो जाता है। तो यदि ऐसे जातक ज्योतिष हैं तो उनको वाक सिद्धियां ऊपर से प्राप्त हो गई तो वो कुछ भी बोलें तो संभव हो कि सही हो सकता है। वाणी प्रखर होती है, ओजपूर्ण वाणी बोलते हैं, धन संचित करते हैं और हमेशा धन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपने कुटुंब जनों का पोषक होते हैं। तो कहाँ परेशानी हुई हमको कहने में? आप भी इसी सरलता पूर्वक कह सकते हैं। अब काल पुरुष की चर्चा कर लेते हैं तो 9वें स्थान से ये 10वां है और 12वें से 7वां है। तो यहाँ लग्न और सप्तम से ही थोड़ा विपरीत प्रभाव यहाँ प्राप्त हो रहा था, लेकिन अन्य किसी का भी परिणाम विपरीत नहीं प्राप्त हो रहा है। एक ही मुख से गुरु के शुभ फलों की भी चर्चा होनी चाहिए और उसके अशुभ फलों की भी चर्चा होनी चाहिए। कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शुभ ग्रह क्यों नहीं हो, सिर्फ शुभ फल ही करेगा, ये निश्चय कर लेना भूल होगी। आगे बढ़ते हैं और गुरु सप्तम स्थान में स्थित हो। अब गुरु सप्तम स्थान में धनु राशि का स्थित है। केंद्र में यदि गुरु स्वराशि या अपने उच्च राशि में स्थित हों तो हंस महापुरुष योग बनाते हैं। तो क्या यहाँ हंस महापुरुष योग बना? अगर स्वतंत्र रूप से अकेला गुरु हो गया तो क्या ये केंद्राधिपत्य दोष देगा? तो क्या गुरु से प्राप्त होने वाले दशा अंतर्दशाओं में सारे फलों का नाश हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि केंद्राधिपत्य दोष सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक प्रभाव के कारण होता है, नैसर्गिक कोई प्रभाव नहीं होता। हंस महापुरुष योग भी तात्कालिक कारणों से बनता है। तो यदि हम अलग अलग सिद्धांतों को भी मानते हुए यहाँ गुरु के विषय में निश्चय करें कि क्या फल होना चाहिए, तो हमको प्राप्त होगा कि गुरु के अपने नैसर्गिक कारकत्वों के जितने भी फल होंगे सब फल हमें प्राप्त होंगे। संतान की प्राप्ति होगी, आनंद मिलेगा, भूमि भवन मकान आदि के भी कारक हैं गुरु, उसका भी सुख हमें प्राप्त होगा। स्त्री जातक के लिए पति के कारक हैं गुरु, पति का सुख भी प्राप्त होगा। धर्म स्थान के कारक हैं गुरु, तो हम धार्मिक आचरण वाले भी होंगे। तो इसको कहना नहीं भूलेंगे। अब जब दशा अंतर्दशा आएगी तो हम जरूर कहेंगे कि इन दो केंद्रों के फल को करने में समर्थ होंगे या नहीं होंगे, ये हमको पता भी नहीं चलेगा यदि ये अपने नैसर्गिक प्रभाव हमारे ऊपर देते रहते हैं। अब गुरु यहाँ स्थित है तो इस स्थान की हानि करेगा, करना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब गुरु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर है, गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर है और गुरु की दृष्टि पराक्रम के ऊपर है। तो यहाँ स्थित गुरु मिथुन लग्न वाले जातक को कुछ अभिमानी भी बनाता है, क्योंकि निरंतर लाभ होगा और मानसिक बल या बुद्धि बल में पूर्ण होंगे और पराक्रम अर्थात बाहुबल की भी कमी नहीं होगी। तो ऐसे जातक यदि अभिमान करते हैं
तो कोई गलत नहीं, लेकिन अभिमान करना गलत है। तो हमने कहा कि गुरु सप्तम स्थित हो तो ऐसे जातक अभिमानी होते हैं, और यदि अभिमानी कोई है तो उसका रिलेशन पत्नी के साथ थोड़ा बहुत तो कमजोर हो ही जाएगा। तो हम लोगों को किसी भी बातों को नहीं भूलना है। अगर किसी बातों को भूल गए तो चूक हो जाएगी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग देखते होंगे टीवी में आते हैं, जय माता आदि उछल कूद नाच गाना करके ज्योतिष को बताने का प्रयास करते हैं। हॉल में ढेर सारे लोगों को बताने का प्रयास करते हैं और बुलवाने का प्रयास करते हैं कि गुरुजी आप धन्य हैं। तो ये एक तो प्रथा गलत है, और ऐसे भीड़ में किसी के विषय में बता पाना और इतना शांत दिमाग रख पाना मुश्किल है। चलिए, हम किसी की आलोचना भी नहीं करना चाहते, आगे बढ़ते हैं। अब गुरु यदि अष्टम स्थान में स्थित हो जाए तो क्या फल करेगा। अब देखिए, अष्टम स्थान में गुरु एक तो मकर राशि के स्थित हो गए, तो ये सबको दिखेगा कि यहां गुरु नीच का हो गया। अब नीच का हो नहीं हो, अगर 8वें में गुरु चला गया, केंद्र का स्वामी है, गुरु शुभ ग्रह है, 8वें में जाकर के तो मंगल भी अपने कारकत्वों को भूल जाता या उसके कारकत्वों की हानि हो जाती। तो गुरु तो शुभ ग्रह हैं, ये रंध्र और छिद्र स्थान में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से इनके कारकत्वों की हानि कहेंगे। अब लग्न से 8वां है, इस स्थान से दूसरा है, इस स्थान से 11वां है, इस स्थान से 12वां है और इस स्थान से 9वां है। कितना सरल है, सब गणना कर लिया मैंने। अब आप कहेंगे कि कैसे कैसे कर लिया, तो आप देखिए ये लग्न से तो 8वां है ही, ये सप्तम स्थान इसकी राशि है इसलिए इसकी बात की, इससे ये दूसरा है। यहाँ भी गुरु की अपनी राशि है, इस स्थान से गणना करेंगे तो ये 11 नंबर की भाव हो जाएगा। अब ये चूंकि काल पुरुष में यहाँ धनु राशि होती है तो इससे गणना करेंगे तो ये 12 नंबर हो जाएगा, और मीन राशि काल पुरुष में 12वें स्थान में स्थित होता है तो इससे गणना करेंगे तो 9 आएगा। तो जिसके लिए 6ठा और 12वां आया उसकी तो हानि बताओ। ये लग्न की हानि स्वास्थ्य के प्रति अच्छा नहीं होगा। ये धर्म स्थान के तो ऐसे भी स्वतंत्र कारकत्व भी रखते हैं, तो ये स्वतंत्र कारकत्वों की हानि अष्टम में जाने से जरूर हो जाएगा। लेकिन इनकी दृष्टि धन स्थान के ऊपर है। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि धन स्थान मित्र स्थान है, उच्च स्थान को देख रहे हैं, उच्च दृष्टि रखते हैं इसीलिए धनवान होंगे, या ऐसा नहीं कहेंगे। अब मुश्किल ये है कि ये धन स्थान को देखेंगे, इनके दृष्टियों में तो दोष आया ही नहीं, भले ही कारकत्वों का नुकसान हो जाए। तो ये अपने दृष्टि से इस स्थान को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। अपनी दृष्टि से सुख स्थान को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। तो धनी और सुखी हो सकते हैं यदि अष्टम गुरु स्थित हो, अपव्ययी हो सकते हैं यदि अष्टम गुरु स्थित हो। तो हमको प्रश्न क्या आता है, और आप बहुत अच्छी तरह से समझिए कि यदि अंतर्दशा गुरु की चल रही है, प्रश्न वही आएगा जिससे पीड़ा होगी। तो यहां से स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न आ सकता है। यहाँ धर्म कर्म में मन नहीं लगता, लेकिन जितना ईश्वर का भक्ति करते हैं कुछ प्राप्त नहीं होता, यही प्रश्न आ सकता है। ये प्रश्न नहीं आएगा कि धन बहुत नहीं है, धन की कमी है, ये प्रश्न नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो प्रश्न आ रहा है उसको यदि आप समझने लगेंगे तो सामने वाले जातक आपको बता देंगे ज्योतिष कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसी को तो अभ्यास भी कहते हैं। लेकिन यदि हम ज्योतिष न समझते हुए गुरु तो अष्टम चला गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये उपाय करो वो उपाय करो, ये तो नीच का हो गया, एक तो नीच का ऊपर से अष्टम स्थान में जहां निवेश करेंगे वहां नुकसान। तो ये उनके लिए है जिनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, और जो ज्योतिष के ज्ञान के साथ बात करेंगे उनको उपाय कराने की बहुत ज़रूरत नहीं होगी।
और उपाय इतना सरल भी नहीं होता कि 2-4 हज़ार रुपये आप खर्च करते हो और कोई पंडित आपके लिए उपाय करता है और तरक्की आपकी हो जाए। तो हम हमेशा कहते हैं पहले ज्योतिष को समझने का प्रयास कीजिए। निवेदन उनको भी करते हैं जो ज्योतिष जानते हैं लेकिन अपने पढ़ाई लिखाई में अब समय नहीं दे पाते हैं, वो भी कुछ समय दें और ज्योतिष को समझने का प्रयास करें। आपको हमारे पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो, निसंकोच फ़ोन कीजिए आप, हम अपने ज्ञान के अनुरूप जरूर जवाब देंगे। और जिन्होंने फ़ोन किया है, कमेंट किया है, उनको पता है कि हम जवाब देते हैं या नहीं देते। हाँ, कुंडली विश्लेषण के लिए आपको समय भी लेना होगा, तभी आपसे बात हो पाएगी। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।